हाँ, थे एक मिनट और प्लान एंड कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे। आज फिर हम लोग प्लान एंड कंस्ट्रक्शंस का आगे करेंगे। जैसा कि हमने या कुछ स्टूडेंट सर वेटिंग में हैं, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में हैं सर। 3 ही लोग तो हैं, कर दिए। ठीक, थैंक यू सर। चलिए, टेट रिपोर्टरी जो है सो आपको मैं बता रहा था पिछले क्लास में कि इसमें बहुत सारे रिपोर्टरी इंजन का बेस है, जिसमें मैंने बताया था कि लिक्वे रिपोर्टरी जो है सो इसका प्रारंभिक था। फिर एलन टाउन्स का कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग का जो रिपोर्टरी है वो है ना। ये सारे रिपोर्टरी के साथ में ये बना है। और एडोल्फ लिपे का मेट्रिया मेडिका है, बेल्स डायरिया, गर्नेसे और हेरिंग और जार के रिपोर्टरी को ध्यान में रखा गया है। टेट रिपोर्टरी को टोटल 37 चैप्टर में बांटा गया है और 1423 पेजेज हैं। इसमें 1423 पेजेज है और डबल कॉलम में अरेंज होता है। डबल 2 कॉलम बना हुआ है। रिपोर्टरी माइंड चैप्टर से शुरू होता है, जिसका कि सबसे ज़्यादा महत्व है, और लास्ट चैप्टर जो है सो जेनरलिटीज है, और जिसमें कि फिजिकल जनरल और फिजिकल मॉडलिटी जिसके अंदर में दिया हुआ है। तो 37 चैप्टर जो केंट का है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। 37 चैप्टर ऑफ केंट रिपोर्टरी को जो किए गए हैं सो 3 सेक्शन में है। मेंटल, माइंड, मेंटल कंप्लेंट, सेंसेशन, डिस्पोजिशन एंड एट्रीब्यूट्स। मेंटल में क्या है, हर एक चैप्टर जो 37 चैप्टर है उसमें उसको 3 भाग में बांटा हुआ है। एक है उसका कंप्लेंट्स, दूसरा सेंसेशन और तीसरा डिस्पोजिशंस और एट्रीब्यूट्स। फिर पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, पर्टिकुलर जिसमें कि 30 चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर से। और इसका अरेंजमेंट क्या है तो हैनिमेनियन स्कीमा में है, माने हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, इस अरेंजमेंट में किया गया है। और सभी चैप्टर्स में एनाटॉमिकल लोकेशंस का ध्यान में रखा गया है। इन चैप्टर में डिस्चार्जेज है, यूरिन, पैथोलॉजी, कफ, एक्सपेक्टेशंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, रेस्पिरेशन, विजन, हियरिंग एंड स्लिप्स है। सिम्टम्स नॉट लोकलाइज टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन। वैसा जो लक्षण जो है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन से लोकलाइज नहीं है, जैसे वर्टिगो है, स्लीप, चिल, उसके लिए एक अलग चैप्टर बनाए गए हैं। स्लीप के अलग चैप्टर हैं, चिल के अलग चैप्टर हैं, फीवर जिसका लोकेशन आपको नहीं आता है उसके लिए अलग चैप्टर दिए गए हैं, और जिनके लोकेशन है उनके चैप्टर्स आपको पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक इनके 37 चैप्टर्स का अरेंजमेंट दिया है। माइंड है, वर्टिगो है, उसके बाद में हेड है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा तो आपको फ्यूचर में बहुत आसानी से रूब्रिक्स को खोजने में आसानी होगी। फिर आई है, आई के बाद में विजन है, और विजन के बाद में फिर ईयर है, ईयर के बाद में हियरिंग है। नोज है, नोज में स्मेल नहीं दिया, नोज को इसमें भी स्मेल शामिल है। फिर फेस है, और फिर माउथ एक अलग चैप्टर है। माउथ के अंदर में टीथ होता है, लेकिन टीथ के लिए एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। और फिर थ्रोट है, और उसके बाद में एक्सटर्नल थ्रोट है। थ्रोट के अंदर में आपको जैसे टॉन्सिल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, पेन वगैरह है। एक्सटर्नल थ्रोट में आपको थायराइड या बाहर से जो दिखने वाला है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर स्टोमक अलग भाग है और एब्डोमेन अलग भाग है। रेक्टम एक अलग चैप्टर है, जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और रेक्टम से रिलेटेड मैटर है। और स्पेसिफिकली यूरिन का, सॉरी, स्टूल का कलर, उसका स्मेल, उसका कंसिस्टेंसी, इस सब के लिए अलग से स्टूल का चैप्टर है। फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें ये ब्लैडर आता है ना। फिर किडनी है, प्रोस्टेट के लिए अलग चैप्टर है, यूरेथ्रा के लिए अलग चैप्टर है, और यूरिन के लिए अलग चैप्टर है। जेनेटेलिया एक अलग चैप्टर है, और जेनेटेलिया मेल है, जेनेटेलिया फीमेल है, अलग अलग। फिर लैरिंग्स एंड ट्रैकिया अलग चैप्टर है। रेस्पिरेशंस, कफ, एक्सपेक्टोरेशंस, चेस्ट,
बैक एक्सट्रीमिटी, स्लिप, चिल, फीवर, पर्सपिरेशन, स्किन एंड जेनरलिटी। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसमें 37 चैप्टर की पूरे केंट रिपोर्टरी में है, जो कि हर एक चैप्टर का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके प्लान जो हैं, तो इसमें जो जनरल रूब्रिक्स हैं उसमें जो सिम्टम्स दिए गए हैं वो उसमें उस पर प्लानिंग है साइड, पहले साइड दिया है, जैसे अगर हेड है तो हेड में लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसके बाद टाइम है, फिर मॉडलिटीज है और लास्ट में एक्सटेंशन है, वो सिम्टम्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। छठे एडिशन तक केंट रिपोर्टरी में 37 चैप्टर थे और 7वें एडिशन केंट फाइनल जनरल रिपोर्टरी में पीयर स्मिथ वाला में 39 चैप्टर्स हो गए, है ना। पहले वाला में 37 था, लेकिन पीयर स्मिथ वाला जो रिपोर्टरी देखिएगा उसमें आपको 39 चैप्टर्स हैं, जहाँ की इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया है स्मेल और वॉइस को, है ना, जो कि पहले नहीं था। और नोज में को और वो पहले वहाँ नोज के अंदर था, अभी अलग स्मेल का एक अलग चैप्टर हो गया। और कुंजले का जो रिपोर्टोरियम जनरल देखिएगा, जो कि कुंजले का है, उसने फिर चैप्टर को घटा करके 27 कर दिया, है ना। तो जो आप केंट रिपोर्टरी के 3 फॉर्मेट आप देख रहे हैं, एक फॉर्मेट में आपको 37 चैप्टर्स हैं, दूसरे फॉर्मेट में 39 चैप्टर्स हैं और तीसरे फॉर्मेट में 27 चैप्टर हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कहाँ क्या है। लोगों ने बाद में, लेकिन ओरिजिनल में आपको 37 चैप्टर है और पीयर स्मिथ का जो एडिशन किया गया है उसके अंदर में आपको 39 चैप्टर बढ़ाए गए। और कुंजले जर्मनी के हैं, इन्होंने रिपोर्टोरियम जनरली बनाया है कुंजले ने, इसी को पूरा केंट रिपोर्टरी है, लेकिन इन्होंने अपने ढंग से इसको स्ट्रक्चराइज किया है और इन्होंने इसे 27 चैप्टर में रिड्यूस किया है, क्योंकि कई एक चैप्टर को इन्होंने मर्ज कर दिया, विजन को आई में मर्ज कर दिया, एक्सटर्नल थ्रोट को थ्रोट में मर्ज कर दिया, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ये सबको इन्होंने मर्ज कर दिया, सारा यूरिनरी ऑर्गन में है। इसलिए चिल फीवर को एक साथ और चिल फीवर और पर्सपिरेशन को एक सेक्शन में कर दिया। तो इस तरह से आपका चैप्टर घट गया। ये सब चीज़ को ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जब आप रिपोर्टरी इस्तेमाल करते रहिएगा तो कौन सा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके माइक्रो कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं एवरी चैप्टर अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है ना। सिचुएशन और कभी कभी किसी सिचुएशन में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, लेकिन अधिकांशतः यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे वर्टिगो is the first chapter rubrics, then time modality is only after this we can find the anatomical arrangement. The plan followed throughout is from general to the particular. पहले general rubrics डाला गया, उसके बाद में particular rubrics डाला गया, और each rubrics start with a general group of remedies. हर एक ग्रुप में ये जो जनरल ग्रुप ऑफ रेमेडीज है वो दवा देने के लिए नहीं है, वो आपको कंपाइलेशन है ना। वो सिलेक्शन, जैसे आप खाली अगर जनरल रूब्रिक सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे हेड में पेन ले लीजिएगा, तो उससे आपको कोई वो रिपोर्टरी के यूज के लिए नहीं है, वो आपके स्टॉक के लिए है, ठीक है ना। तो आपको जब भी रिपोर्टरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जनरल ग्रुप ऑफ रेमेडीज का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद के जो रूब्रिक्स हैं सब रूब्रिक्स के रूप में जो नजर आते हैं, जैसे साइड ऑफ द बॉडी, टाइम, डिफरेंट सेंसेशन, सर्कमस्टांसेस, उन सबों का यूज करना है जो कि बाद में दिया हुआ है। तो एक चीज लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे माइंड में एंजाइटी है तो एंजाइटी में सैकड़ों दवा है, फियर है, फियर में सैकड़ों दवा है, लेकिन इस रूब्रिक्स को लेकर के आप प्रॉपर ढंग से रिपोर्टराइज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर ढंग से रिपोर्टराइज करने के लिए आपको इंडिविजुअल उसके सब रूब्रिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइप ऑफ रूब्रिक्स जो है डिपेंड करता है चैप्टर पर, किस तरह का रूब्रिक्स होगा वह चैप्टर पर डिपेंड करता है। जैसे एनाटॉमिकल रीजन, इन द चैप्टर एनाटॉमिकल रीजन कंडीशन referable to that part will be given as a rubric and they will be arranged in a alphabetical order. जैसे in head, abdomen, chest में alphabetical है। फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिजॉर्डर्स में है, जो पर्टिकुलर फंक्शंस को रूब्रिक्स दिया गया है, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड, विजन डिम, रेस्पिरेशन, ये आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का अरेंजमेंट हुआ।
फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, यहाँ जनरल रेमेडीज और मॉडिफिकेशंस को दिया गया है अलग से। फिर लोकल पैथोलॉजीज के लिए एक अलग बना है और टाइम सर्कमस्टांसेस के लिए अलग रूब्रिक्स दिया गया है, जैसे कफ में मॉर्निंग ऐसे। फिर माइंड, मेंटल कंडीशन, डिस्पोजिशन एंड एट्रीब्यूट्स का अरेंजमेंट किया गया है। फिर जनरलिटी जो है, जनरलिटी चैप्टर में बेसिकली टाइम से शुरू किया गया है, कंडीशंस दिया गया है, मॉडिफिकेशन दिया गया है, सर्कमस्टांसेस किस परिस्थिति में है और क्या डायग्नोसिस है उसके आधार पर, जैसे पैरालिसिस है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे हैमरेज है, ये सब चीज़ को दिया गया है। रूब्रिक्स का प्रेजेंटेशंस जो है सो एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट है ना। रूब्रिक्स का जो प्रेजेंटेशन है एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट, जैसे एंगर, फियर, रेस्टलेसनेस, अवस्था है ना, अवस्था। फिर एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेशन, स्टेट मतलब जैसे गुस्सा का अवस्था है, डर का अवस्था है, घबराहट का आवश्यकता है। एक्सप्रेशन मतलब उसका अभिव्यक्ति का, कोल्डनेस, हील, नमनेस, ये सब आपको एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन ऑफ ए कंडीशन, अवस्था का, जैसे एट्रॉफी हो गया, कैटार हो गया, फ्लैचुलेंस हो गया, ये एक्सप्रेशन ऑफ द कंडीशन है। खाने के बाद में पेट में फूल गया, इसके बाद में ये एट्रॉफी हो गया। फिर एक्सप्रेशन ऑफ लोकेशन, ये साइड है, लेफ्ट है, राइट है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ मॉडलिटी है ना, इसमें टाइम मॉडलिटीज है, ठीक है। फिर सीजन है, समर, विंटर और सर्कमस्टांसेस, लिखने से, बेड पर, ऐसे ये सब है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए भी रूब्रिक्स कई एक आपको मिलेंगे, जैसे इपिलेप्सी, गैंग्रीन, हाइड्रोसेल, यानी कि जिसको क्या पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स कहते हैं। और एक और है प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्रेशन ऑफ कॉजेशन, इसका इसके अंदर में अरेंजमेंट किया गया है। सब रूब्रिक्स के अंदर में सब रूब्रिक्स दिए गए हैं और रूब्रिक्स का लेवल जो आपको केंट रिपर्टरी में पाइएगा वो 6 लेवल तक का है। और इस रूब्रिक्स के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं STME। STME वर्ड को याद रखिएगा, STME का है और फॉरवर्डेड बाय जूलिया मिनर्वा ग्रीन, ए डिसाइपल ऑफ द केंट। और केंट के जो डिसाइपल थे, माने फॉलोअर थे, उनके द्वारा ये अरेंजमेंट किया गया है सब रूब्रिक्स का। ST का मतलब S का मतलब साइड, T का मतलब टाइम, M का मतलब मॉडलिटी, E का मतलब एक्सटेंशन। इसको हम लोग STME फॉर्मेट कहते हैं, है ना। तो केंट में जो आपको जो रूब्रिक्स का अरेंजमेंट है वो है STME फॉर्मेट। STME फॉर्मेट मतलब साइड, टाइम, मॉडलिटी एंड एक्सटेंशन का फॉर्मेट में अरेंजमेंट किया गया। ये फिक्स्ड पैटर्न है, करीब करीब सभी जगह इसी को फॉलो किया गया है। तो इससे आपको रूब्रिक्स खोजने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा, काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप रूब्रिक्स को कैसे खोज पाते हैं। STME में जो है तो पैटर्न, इसमें टाइम और मॉडलिटी पैटर्न इंस्टेड ऑफ TM है ना। जनरली ऑल सब रूब्रिक्स आर इन STME पैटर्न एक्सेप्ट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर सेट ऑफ रूब्रिक्स टाइम इज गिवन आफ्टर द मॉडलिटी। कहीं पर टाइम पर का मॉडलिटी के बाद भी दिया है, कहीं पर मॉडलिटी टाइम के बाद में दिया है। ये सभी जगह नहीं दिया है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है सो आपको STME है। दिस अरेंजमेंट इज मेनली सीन फॉर सब्जेक्टिव सेंसेशन है ना। ये अरेंजमेंट किसके लिए ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा? सब्जेक्टिव, यानी कि जिसको आप महसूस करते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंसेशन में, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में जैसे डिस्चार्जेज है, इरप्शंस है, वहाँ पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो STME कहाँ लागू होता है? सब्जेक्टिव सिम्टम्स में, सेंसेशन में लागू होता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं लागू होता है। और STME का अरेंजमेंट जो है सो हम लोग कहीं कहीं पर और जगह पर नहीं पाते हैं। फिर सर्कमस्टांसेस एंड प्लेसेस आर प्लेस्ड एज peculiarity under the character है ना। circumstances in this type of rubrics there will be no time and modality। कहीं कहीं पर आप modality और time नहीं देखिएगा, जो कि circumstances के आधार पर होता है। जैसे head eruptions, अब इसमें टाइम का नहीं है, modality नहीं है, तो इसलिए अलग से दिया। margin of the hair, occiput, character, modality इत्यादि इसके अंदर में आता है, ठीक है ना। STME का अरेंजमेंट का ये है
side. Whenever a rubric can be divided into side, the general rubric is followed immediately by side first, है ना, right then left, except in the chapter of generality, ठीक है ना, perspirations, where side is given as a rubrics within the alphabetical arrangement, है ना. जनरलिटीज और परस्पिरेशन में साइड को अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले राइट है और देन लेफ्ट दिया गया है बाकी सभी जगह पर. इन सर्टेन चैप्टर साइड इज कंसिडर्ड एज सब लोकेशन. कहीं कहीं पर साइड जो है तो सब लोकेशन है, और जैसे कि चैप्टर ऑन हेड, एब्डोमेन, चेस्ट और टिथ में. इन द इफ द रूब्रिक्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू साइड as in chapter of the mind, cough etc., naturally side will not be findable. अब जैसे माइंड में आपको साइड नहीं देखना है और आपको कफ में, तो वहां पर आपको यह नहीं दिखलाई पड़ेगा. और इन सम चैप्टर वेयर साइड कैन नॉट बी गिवन और नॉट गिवन, टाइम इमीडिएटली फॉलोज द जनरल रूल. तो जहां पर ऐसा नहीं है वहां पर आपको टाइम सीधे टाइम से शुरू कर दिया गया. तो ये आपका साइड के का अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ में ये साइड आपको दिखलाई पड़ता है. दूसरा है टाइम. टाइम इज गिवन इन ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स. अधिकांश में दिया गया है. इन द अरेंजमेंट ऑफ टाइम ऑल्सो ही फॉलोड द लॉजिक ऑफ जनरल टू द पर्टिकुलर. सभी जगह पर ये जनरल से पर्टिकुलर की ओर अरेंज किया है. अरेंजमेंट इज फ्रॉम जनरल पीरियड ऑफ टाइम to the particular point of time, and if any symptoms is aggravated during the daytime, the general rubric or side is followed immediately by daytime. ठीक है ना. और general period of time are arranged as daytime, morning, forenoon, noon, afternoon, evening, twilight, night, midnight, midnight before and midnight after. तो ये टाइम को इस तरह से बांटा गया है. आपको डे टाइम, मॉर्निंग, फोरनून, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, और फिर इसके अंदर में आपको कहीं कहीं पर आपको आवर्स मिलेंगे, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. सभी जगह नहीं है लेकिन अधिकांश जगह पर आपको मिल जाएंगे. जैसे मिडनाइट बिफोर और मिडनाइट आफ्टर. तो मिडनाइट आफ्टर में 12 बजे के बाद में तो आपको कहीं कहीं पर मिलेगा 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे, ये सब मिडनाइट आफ्टर में आ जाएगा. ईच पीरियड ऑफ टाइम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 8 AM to 9 AM, 8 PM etc. Any other peculiarities associated with time are given as the sub-rubrics के रूप में दिया गया है. ठीक है ना. Modality. अब modality को aggravations and ameliorations are mixed together and arranged in alphabetical order. दोनों कहीं पर aggravation पहले है, कहीं पर amelioration पहले है. Modality includes different factors which influence the symptoms in case of aggravations only. The circumstances is mentioned. If there is ameliorations from the same condition, it is given as sub-rubrics, and following the sub-rubric, the term ameliorate will be added to it. ठीक है ना. कहीं कहीं पर पहले ameliorate लिखा है, कहीं कहीं पर बाद लिखा है. उसी तरह से aggravate कहीं कहीं पहले लिखा है और पहले यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है. ठीक है ना. Large number of sub-rubrics constitute this area. This part is mixture of concomitant and character apart from the arguments and the ameliorations. Aggravations, ameliorations के अलावा. This section is a mixture of 3C: circumstances, characteristics and concomitant. ठीक है ना. मॉडलिटीज में 3C याद रखिएगा. परिस्थिति, कैरेक्टरिस्टिक, उसका चरित्रगत, और concomitant. Alteration with a particular complaint is pieced with the alphabetical order. ठीक है ना. Now extension. Extension का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक. This is the fourth modification of the symptom and is mainly found under the pain rubrics. खास करके ये पेन rubric से साथ में जुड़ा हुआ है. In regard to extension, that the point from which certain points extend to the another point, जैसे सिर से लेकर के गर्दन तक, या गर्दन से लेकर के पीठ तक, है ना, ठेहुने से लेकर के पैर तक, इस तरह से आपको दिया हुआ है एक्सटेंशन. लोकेशन. एक्सटेंशन के बाद में सब लोकेशन दिया हुआ है. मेन लोकेशन, उसके बाद में सब लोकेशन. जैसे हेड में ऑसिक्यूट, फोरहेड, ये सब लोकेशन हुआ. ठीक है ना. अंडर ईच सब लोकेशन फिर ये STME अरेंजमेंट किया हुआ है. ठीक है ना. हेड चैप्टर इंक्लूड मेनी सब लोकेशन. सबसे ज्यादा ये बात हेड में है, लाइक
brain, forehead, temple, occiput, etc. These modifications are especially found under the pain rubrics. ये सभी चीज आपको पेन rubrics के अंदर में ज्यादा दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन है ना, हर एक चैप्टर में आपका, और पेन चैप्टर में खास करके पेन किस तरह का होता है ना, कोई सेंसेशन कैसे होता है, जैसे सब्जेक्टिव सिम्टम्स, पेन में जो नॉइजेज इन ईयर, कान में आवाज आ रहा है, तो इसका सेंसेशन कैसे होगा, झुनझुना बज रहा है, बाजा बज रहा है, ड्रम बज रहा है, डिफरेंट टाइप का विस्लिंग एयर, चिरपिंग एयर साउंड, सो मेनी टाइप्स ऑफ द साउंड वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से दर्द भी है, एकिंग है, बर्निंग है, कैचिंग है, ड्राइंग है, ये पेन डिफरेंट टाइप ऑफ द पेन है। और पेन में फिर टाइम मॉडलिटी एक्सटेंशन दिया हुआ है अलग अलग, और यह STME is generally followed in each rubrics and the sub-rubrics. Since generality chapter deals with the certain state of a person and also aggravation and amelioration, the above order is not possible in this chapter. This chapter order has been slightly modified according to the rubrics here and there, है ना। जनरल में हमेशा थोड़ा सा अलग पाइएगा। फिर फीवर, perspiration, sleep do not follow the arrangement, but this is the chapter also we can find as an alphabetical arrangement from general to the particular. ये सब में अरेंजमेंट नहीं है कोई, लेकिन हमेशा अल्फाबेटिकल सभी जगह पर दिया हुआ है, ठीक है ना। केंट को कहा जाता है फादर ऑफ द स्पिरिचुअल होम्योपैथी। केंट के विषय में हम लोग ये जानते हैं, फादर ऑफ द स्पिरिचुअल होम्योपैथी है, जो कि होम्योपैथी के अंदर में माइंड का समावेश करके इन्होंने वाइटल प्रिंसिपल्स की बात करी। जेम्स टायलर केंट इज कंसिडर्ड एज नेक्स्ट टू द सैमुअल हैनीमैन इन द हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, है ना। बॉनिगिसंस को हम लोग नहीं कहते हैं इसलिए कि बॉनिगिसंस ने उनके एक प्लान को दिया और इसने उनके वाइटल प्रिंसिपल को इन्होंने एक्चुअलाइज करने का कोशिश किया, इसीलिए इसे फादर ऑफ द स्पिरिचुअल होम्योपैथी के नाम से हम लोग डॉक्टर केंट को जानते हैं, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, केंट के विषय में केंट ने अपने किताबों में लिखा है, यू कैन नॉट डाइवोर्स मेडिसिन एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी को मेडिसिन और से आप अलग नहीं कर सकते हैं। थियोलॉजी मतलब थ्योराइजेशन और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आदमी जो है तो केवल बाहर जो दिखता है वही नहीं है, वह भीतर जो है वह भी आदमी है, बाहर भी आदमी है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है वह भी मनुष्य का पार्ट है। तो आप जो मनुष्य का पार्ट होता है वह विजिबल और इनविजिबल दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इस दोनों को मिला करके ही आपको चलना पड़ेगा। और केंट ने अपने लेसन राइटिंग में ये लिखा है, ए मैन हु कैन नॉट बिलीव इन गॉड कैन नॉट बिकम ए होम्योपैथ। जो आदमी भगवान में नहीं विश्वास करता है वह होम्योपैथ नहीं बन सकता है। और बॉडी बिकम करप्ट बिकॉज मैन्स इंटरनल, आदमी के अंदर में बीमारी क्यों आती है, क्योंकि उसका भीतर में कोई करप्शन होता है, भीतर में कोई गड़बड़ी आता है। और फिर उन्होंने यह भी आगे लिखा है, सोरा इज द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैन विल्स एंड अल्टीमेट ऑफ द सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग डॉक्टर केंट के माध्यम से हम लोग इस बात को हम लोगों ने सीखा है। तो छात्रों, एक इस केंट रिपोर्टरी का एक रचना मोटा मोटी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे। एक बार केंट रिपोर्टरी को उलट करके हर एक पन्ने को उलटने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह आपका जीवन साथी अगर इसको बनाते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है, और आप रिपोर्टरी का इस्तेमाल जो है सो बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि केंट रिपोर्टरी का यूज करने के लिए हमें, और रेगुलर यूज, रेगुलर टच, आप पहले इस पर अध्ययन कीजिए। और बहुत सारे रिपोर्टरी नए बने हैं, आपको आज के समय में ये लगेगा कि कुछ पुराना है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर आप जब ध्यान में रखेंगे तो आपको जाकर के ही कुछ बात को आप लोग सीख सकते हैं। होम्योपैथी का प्रैक्टिस में आपका
आगे बढ़ सकते हैं, इसके प्लान को समझने के बाद ही। तो ये आज इन शब्दों के साथ आज हम लोगों का लेक्चर, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। और आपको ग्रेडिंग के विषय में भी तो मैंने बता दिया था पिछले क्लास में। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग का आज का ये इनके स्ट्रक्चर माने रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर के विषय में आज हम लोगों का समाप्त होता है। आज चूँकि हम लोग पहले समाप्त हो चुके हैं, हम लोग अगर आप लोग कोई कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं आप सबों को अनम्यूट करने के लिए अनम्यूट कर दिया हूँ, आप लोग इसमें